जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कुछ नया सीखने के लिए तैयार होंगे। मैं आपका दोस्त संजीव गिरी आपके लिए कक्षा 10वीं रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, जो डायरेक्ट बिहार बोर्ड में छपने वाला है। मैं उन टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको समझा दूं जो केमिस्ट्री क्या है, आखिर उसको पढ़ना क्या है, और हमें इस चैप्टर को समझने के लिए अर्थात रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के कुछ मुख्य बिंदुओं को समझने के लिए हमें किन किन टर्म को समझने की आवश्यकता है। चलिए इन चीजों को समझते हैं। आपके समक्ष चैप्टर का नाम लिखा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहले हम समझ लेते हैं जी रासायनिक अभिक्रिया अर्थात अभिक्रिया क्या होती है। अभिक्रिया क्या होती है, आप लोग हर रोज ये चीज कहीं ना कहीं देखते होंगे, एब्जॉर्व करते होंगे, महसूस जरूर करते होंगे, जो हमारे आसपास बहुत कुछ बदल रहा है। उसमें से कुछ भौतिक परिवर्तन होगा तो कुछ रासायनिक परिवर्तन होगा। उसी रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप ऐसे समझें, जो आपके घर में आपकी माँ, आपकी दादी, आपकी बहन दही बना रही है, तो दही बनाने के दरमियान दूध से दही बन रहा है। दूध, उसकी अवस्था दही बनने से पूर्व द्रव की होती है और दही बनने के पश्चात उसकी अवस्था ठोस हो जाती है, अर्थात दूध की अवस्था में परिवर्तन हुआ, तो वो रासायनिक अभिक्रिया है। आप जानते हैं जो जल का निर्माण, जल के एक अणु का निर्माण किस प्रकार होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो जल के एक अणु का निर्माण होता है। महज ये कहना आसान है, बट है बहुत मुश्किल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये, उसको मैं आपको आगे समझाऊंगा। बट आप यहाँ पे ये चीज समझें, जो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जल के दो अणु का निर्माण होता है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन ये भी गैस है, और ये भाई साहब जो जल बना, ये जल आपका लिक्विड है, क्या है, ये द्रव है। तो आपने क्या देखा, जो ये गैस और ये भी गैस, दोनों के दोनों अभिकारक गैस हैं, परंतु इसका जो प्रोडक्ट उत्पाद या प्रतिफल बना उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया और ये गैस न रहकर क्या हो गया, द्रव में परिवर्तित हो गया। तो यही परिवर्तन, यही जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन के होने के दरमियान इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य कुछ ना कुछ तो होता है ना, कोई ना कोई क्रिया तो होती है ना। उस क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिएगा। मैं आपको लगातार केमिस्ट्री में, फिर फिजिक्स में, फिर बायो में ऐसे टॉपिक्स आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, इंपोर्टेंट होने वाला है, रहने वाला है। चलिए आइए समझिए अभिक्रिया। अभिक्रिया इसे इंग्लिश में रिएक्शन बोलते हैं। हमने क्या बताया, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य कुछ क्रिया हुआ, चाहे वो जो भी हो, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वो क्रिया है, क्या है, अभिक्रिया है। तो हम लिखेंगे वह क्रिया जिसके द्वारा पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणों आदि में परिवर्तन होता है, उसे अभिक्रिया कहते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान से इन चीजों को पढ़ें जो मैंने क्या लिखा। वह क्रिया जिसके द्वारा पदार्थ, ध्यान रखिएगा,
हम जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें पदार्थ की कुछ मात्रा को लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो हाइड्रोजन के हमने 4 परमाणु को लिया है, ऑक्सीजन को हमने, है ना, ऑक्सीजन के हमने 2 परमाणु को लिया है, तो ये पदार्थ की अति सूक्ष्म मात्रा है जिसे आप परमाणु या अणु कहते हैं ना। तो ये पदार्थ ही है। तो पदार्थ के संगठन, है ना, इसकी बनावट में, संरचना, जो वो दिखने में कैसा होगा, और इसके, है ना, गुणों, और भी बहुत कुछ में क्या होता है, परिवर्तन, जैसे रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, तो आदि चीजों में जो परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन होने के पीछे जो इन दोनों के मध्य जो क्रियाएं होती है, उन क्रिया को, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। क्या बोलते हैं हम, अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया। जैसे आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे दूध से दही का बनना, क्या है ये, रासायनिक अभिक्रिया है। आप सर्फ में थोड़ा हल्दी मिला दें, सर्फ का एक सॉल्यूशन ले, घोल लें, और उस घोल में जब आप हल्दी को मिलाओगे तो उसके कलर में परिवर्तन आ जाता है। कभी कभी, है ना, डराने में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बट ऐसा करना नहीं। जैसे आप सर्फ के घोल में हल्दी पाउडर, ध्यान रखिएगा, हल्दी पाउडर, एक मिनट, को मिलाने पर इसके रंग में परिवर्तन होता है। रंग में परिवर्तन होता है। अब रंग में परिवर्तन होने के पीछे उसके मध्य कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कोई ना कोई क्रिया तो हुई होगी। उस क्रिया को क्या बोलेंगे, अभिक्रिया। आप थोड़ा सा चूना लेना हाथ पे, उसके ऊपर ऐसे हल्दी मसल देना, देखना वो लाल रंग हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है, क्रिया। अब देखिए, हमारे आसपास जो क्रियाएं होती है उसको तो हम एब्जॉर्ब करते ही हैं, लेकिन अब ये जो क्रियाएं हैं वो अलग अलग प्रकार से होती हैं। लेकिन इसमें अभिक्रियाओं के मुख्यतः 2 ही प्रकार हैं, एक नाभिकीय क्रिया या अभिक्रिया, और दूसरा रासायनिक अभिक्रिया। आइए समझते हैं। अगला पॉइंट बना लेंगे, अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभिक्रिया मुख्यतः 2 प्रकार लिखेंगे। अभिक्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की मत लिखें, ऐसे लिखें, से होती हैं, या की ही लिख लीजिए, यही सही है, की होती हैं। ठीक है, अभिक्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट लिखेंगे आप नाभिकीय अभिक्रियाएं। ठीक है, और दूसरा आप लिखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। नाभिकीय अभिक्रिया को इंग्लिश में
न्यूक्लियर रिएक्शन और इसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इतना तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब समझेंगे जो ये नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। मैं आप लोगों के लिए इन दोनों का विश्लेषण लिख के लाया हूं, अंतर लिख के लाया हूं, ताकि आप आसानी से इन दोनों को कंपेयर कर समझ सकते। देखिए क्या बोला गया, नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। जैसे देखिए ये एक परमाणु है और इसके मध्य में ये नाभिक, और ये दूसरा परमाणु है, इसके मध्य में ये नाभिक। तो ये दोनों नाभिक जब भाग लेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में तो उसको बोलेंगे नाभिकीय अभिक्रिया। इसमें कक्ष या कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता, ध्यान रखिएगा, इसमें कक्ष या कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है। जैसे ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये दोनों का मूल संगठन ही बदल जाएगा, कोई नया परमाणु आपके सामने प्रस्तुत होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको लिखा, इस अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया, उसमें हमने आपके लिए क्या लिखा, इस अभिक्रिया में परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। इसमें न्यूक्लियस केंद्रक और इसमें ये जो परमाणु है और इस परमाणु के बाहरी कक्ष में जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा सहसंयोजक बंधन, है ना, आयनिक बंधन, तो ये सारे जो बंधन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के भागीदारी के फलस्वरूप ही बनते हैं। आगे देखिए मैंने दूसरा आपके लिए क्या लिखा, इस अभिक्रिया में एक परमाणु दूसरे परमाणु में बदल जाते हैं। कहने का मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया होगी, तो ये ए और बी जो दो परमाणु आपस में भाग लिए रासायनिक नाभिकीय अभिक्रिया में, तो इसका जो उत्पाद बनेगा ना तो वो ए हो सकता है ना ही बी हो सकता है, कोई तीसरा चीज यहाँ पे बन जाएगा। तो यही बोला है, इस अभिक्रिया में एक परमाणु दूसरे परमाणु में बदल जाते हैं। बट इसमें क्या लिखा गया है, इस अभिक्रिया में परमाणु के रूप में परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात आप यहाँ पे देखें, जो इधर भी जिंक है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी सल्फर है, इधर भी ऑक्सीजन है, और उत्पाद की तरफ भी जिंक है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो मैंने क्या लिखा, ये आपको पता है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक इसका क्या होगा H1, एक क्या होगा 1, 2 और ये क्या होगा 1, 3, है ना। तो मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं जिसको ड्यूट्रियम और ट्रेटियम के नाम से जाना जाता है। जैसे ड्यूट्रियम और ट्रेटियम आपस में अभिक्रिया करता है तो ये कुछ नया तीसरा इन दोनों से अलग पदार्थ बनता है जो है हीलियम। जो क्या है, हीलियम। तो ना तो अब देखिए, ना तो ये हाइड्रोजन है ना ही, है ना, इसके गुणों में इसकी कोई समानता है। ये 1 नंबर पे, ये भी भैया 1 नंबर पे, इसका पोजीशन बदल के ये 2 नंबर पे हो गया। इसका जो है ना एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान, इसका 2 है, इसका 3 है, लेकिन इसका क्या हो गया 4 हो गया। तो ये पूरा का पूरा एटम ही बदल गया। तो यही बोलता है, लेकिन इसमें एटम में कोई परिवर्तन नहीं होता। इधर भी जिंक है, इधर भी जिंक है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है ना, तो इसमें परिवर्तन नहीं। आगे देखिए तीसरा मैंने आपको लोगों के लिए क्या लिखा, जो इस अभिक्रिया में परमाणु के, है ना, यहाँ पे में छूट गया है, आप लोग यहाँ पे में लिख लीजिएगा। इस अभिक्रिया में परमाणु के संगठन, क्या बोला गया है, परमाणु के संगठन, मैं यहाँ पे लिख दूं, ये थोड़ा सा होगा, ओह सॉरी, आप इसको मैं नीचे ही लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप में लिख लें। चलिए क्या बोला गया है, इस अभिक्रिया में परमाणु के संगठन, संरचना एवं गुणों में परिवर्तन होता है। परमाणु के संगठन भी बदल जाते हैं, संरचना भी बदल जाता है, गुण भी बदल जाते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे, है ना, जो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक जब अभिक्रिया में भाग लिए तो ये कुछ नया ही बन गया। बट इसमें भी होता है, इसमें भी होता है सेम, है ना। क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया में परमाणु के संगठन, संरचना एवं गुणों में परिवर्तन होता है।
बट ध्यान रखिएगा जो परमाणु इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो अभिकारक के तरफ और प्रतिफल के तरफ, दोनों के तरफ वो परमाणु होगा, मौजूद होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसलिए नाभिकीय अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं से भिन्न होती हैं। नाभिकीय अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं से भिन्न होती हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको मजेदार चीज और पढ़ाऊंगा आगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए हमारे आसपास में जो भी पदार्थ हैं, जरा आप सोचिए जो उसे रासायनिक अभिक्रिया करने की क्या आवश्यकता है, अर्थात हम ये कह रहे हैं जो रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से वो रासायनिक अभिक्रिया होती है, या अभिकारक टूट जाते हैं या किसी अन्य से जुड़ जाते हैं और अपने से अलग भौतिक एवं रासायनिक गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो पहला क्या बोला गया है, जो अस्थायित्व की चाह, क्या हमने लिखा है, अस्थायित्व की चाह। अब देखिए सभी परमाणु आवर्त सारणी में जितने भी एटम हैं, वो सभी परमाणु, वो सभी एटम अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस की भांति अस्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। क्या प्राप्त करना चाहते हैं, अस्थायित्व। हम भी चाहते हैं जो एक समय ऐसा आए जो मैं स्टेबल रहूं, आराम से स्थिर हो जाऊं, कमाऊं खाऊं, है ना। आप अभी जो पढ़ रहे हैं इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि एक समय ऐसा आएगा जहां आप चाहेंगे जो मैं स्टेबल हो जाऊं, है ना, मेरा ठीक ठाक से जीवन चले, कमाऊं खाऊं। तो ये भाई साहब अपने पास जो भी आवर्त सारणी में है ना, जैसे मान लीजिए ये अपने पास ये आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में जो भी एलिमेंट है, ये एलिमेंट रिएक्शन इसलिए करता है ताकि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं वर्ग 18 के तत्व। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, है ना, बस अभी आप समझ लीजिए वर्ग 18 के तत्व जो हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, है ना, ये इसके भांति ये सभी के सभी अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो पहला मैंने क्या लिखा, अस्थायित्व की चाह। इसमें आप लिख सकते हैं सभी परमाणु अक्रिय, या है ना, अब हाँ ऐसे लिख सकते हैं अक्रिय, अक्रिय गैस की भांति अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक ये माने क है, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, पहला कारण तो आपको समझ में आया। दूसरा क्या बोला गया है, ऊर्जा में कमी। क्या बोला गया है, ऊर्जा में कमी। ये भी दूसरा कारण जो ऊर्जा में कमी के लिए रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। अब देखिए आपके पास है ना जो भी चीजें हैं, जैसे कहने का मतलब मान लेते हैं आपके पास एक परमाणु, ये परमाणु, अब इस परमाणु में इतना ऊर्जा है जो ये अपने आप को स्थिर नहीं रख पा रहा, ये वाइब्रेट हो रहा है, इधर उधर भाग रहा है। तो ये भी चाहता है जो मैं है ना, दूसरा जो बैठा है उसके भांति मैं क्या हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं, स्थिर हो जाऊं, मेरे जीवन से भाग दौड़ खत्म हो जाए। तो ये परमाणु अपने अंदर से ऊर्जा निकालता है ताकि वो क्या हो सके, अस्थायी हो सके, है ना, ताकि वो क्या हो सके, अस्थायी हो सके। अब मैं इसको आपको ऐसे समझाऊं जो ये कैसे निकालता है, आप समझिए। मान लीजिए ये सोडियम, और आपको पता है जो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, अब देखिए ऐसे, ये दूसरा, तीसरा, और ये रहा इसका नाम। तो ये पहले कक्ष में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और अंतिम कक्ष जो तीसरा कक्ष है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा।
अब ये अष्टक के नियम का पालन करना चाहते हैं, जो भैया मेरे बाह्यतम कक्ष में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हो ताकि मैं क्या हो जाऊं, अस्थाई हो जाऊं। लेकिन कहते हैं ना, जब तक मैं रहूंगा, ये इलेक्ट्रॉन कहते हैं जब तक मैं रहूंगा तब तक तुम्हें अस्थाई नहीं होने दूंगा। तो कहते हैं चल तू बाहर निकल जा, तू बाहर निकल जा, है ना, तेरी गर्मी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो ये क्या करेगा, ऊर्जा के रूप में अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये हो जाएगा Na+। क्या हो जाएगा, Na+। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा ये तब निकालेगा जब ये ऊर्जा कोई लेने वाला होगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन तब निकालेगा जब कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। तो जैसे ही इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, ऊर्जा में कमी है ना, कोई परमाणु ये चाहता है जो उसके अंदर जितना अधिक ऊर्जा है उस ऊर्जा को वो निकाल दे ताकि वो ऊर्जा में कमी हो जाए, जिसके कारण वो अस्थायित्व को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जैसे जलावन होता है, लकड़ी में आप आग लगा दिए तो तब तक उसमें लकड़ी में आग पकड़ा रहेगा, जलता रहेगा जब तक कि उसका सारा ईंधन नहीं खत्म हो जाता। ईंधन मतलब ऊर्जा। जैसे ही ईंधन उसका खत्म हो गया अर्थात ऊर्जा खत्म हो गया, आग अपने आप स्वतः ही रुक जाती है। वैसे ही ठीक परमाणु के साथ। चलिए, अब तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें भी है ना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बहुत सिंपल सा है। जो हमने क्या बताया, जो अक्रिय गैस की भांति। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का मतलब आवर्त सारणी में जितने भी एलिमेंट हैं जो अस्थाई नहीं है, वो चाहता है जो मैं अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस की भांति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लूं ताकि मैं क्या हो जाऊं, अस्थाई हो जाऊं। तो इसका पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए, सभी परमाणु अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस की भांति अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक करने के लिए निकटवर्ती अक्रिय गैस की भांति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। मैंने क्या लिखा, जो सभी परमाणु अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस की भांति अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए निकटवर्ती अक्रिय गैस की भांति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो आप यदि अक्रिय गैस को देखें तो जैसे ये हीलियम है ना, हीलियम के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। अब भाई साहब के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये केंद्रक के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है। और खासियत इस बात की है कि इसके दूसरे कक्ष में केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मतलब इसका ये सेल पूरा का पूरा भरा हुआ है, मतलब ये स्टेबल। ठीक है, हाइड्रोजन इसी की भांति चाहता है जो मैं स्थायी हो जाऊं। आप देखें भाई साहब, इसका ये क्या कहता है, जो इसको छोड़िए, अब आइए थोड़ा सा और आगे। हीलियम होता है, उसके बाद नियोन, आर्गन। क्या हो गया, आर्गन। अब देखिए ये आर्गन जो है, इसके आउटर मोस्ट सेल में जैसे हम आर्गन को SU बनाएंगे तो ये आर्गन है ना, मैंने आर्गन यू लिया ताकि बाकी ये तो हल्का फुल्का, ये भारी है इसलिए ये आर्गन, इस आर्गन का नाभिक यदि है ना आप देखेंगे
तो इस नाभिक के अलावा इसके बाह्यतम कक्ष में है ना, मतलब इसके बाहर नाभिक के अलावा जो भी कक्ष होगा उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, और इसके आउटर मोस्ट मतलब बाह्यतम कक्ष में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन। कितना? कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अस्थायी। तो इस आर्गन की भांति भी कोई इसके आसपास इसके निकटवर्ती इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला जो एलिमेंट होगा ये चाहेगा जो मैं इसी के भांति क्या हो जाऊं? अस्थायी हो जाऊं। तो अस्थायी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके बाह्यतम कक्ष में जो 8 इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन उसको प्राप्त करना होगा, चाहे वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले या किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, उसके थ्रू। समझ में आई ये बात? तो बहुत सिंपल सा था एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको मिल गया, जो रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। और ये 2 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर में? 2 नंबर में। तो ध्यान रखिएगा ये चीज। चलिए अब हम आगे समझते हैं। अर्थात ये रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे अगर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हर क्षण कुछ ना कुछ होता है और हमसे कोई आकर पूछता है जो बताइए आज आपने क्या क्या किया या आज आपके जीवन में क्या क्या हुआ, तो आप 12 घंटे की कहानी 12 घंटे सुनाने के लिए तो नहीं बैठोगे, आप उस कहानी को संक्षेप में लिखोगे। कैसे लिखोगे? संक्षेप में। जैसे मैं यूं कहूं, जो हाइड्रोजन के 2 परमाणु, मैं क्या लिखूंगा? हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु के साथ अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों? क्योंकि है ना, इस इधर जो अभिकारक है उधर, और ये जो भाई साहब अपना जो उत्पाद है जिसको आप क्या लिखते हो? H2O। इधर के परमाणु ज्यादा हैं और इधर के परमाणु कम है। अर्थात ये जो आपका अभिकर्मक है और ये जो आपका उत्पाद है, दोनों ओर परमाणु की संख्या समान नहीं है। इसके लिए हम हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या को बढ़ाते हैं। जब हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या बढ़ेगी तो जल के अणु भी बढ़ेंगे, और इस प्रकार हाइड्रोजन के 4 परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है तो 2 अणु जल के बनते हैं। अब इतना वृत्तांत मैं लिखूं तो पता चलेगा टाइम भी गया, कॉपी पेन तो गए ही गए, और जिसको मैं बताने वाला हूं वो उठ के भाग गया। तो हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, जो भैया आप एक ऐसी युक्ति निकालो, एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिस सिस्टम के थ्रू मैं शॉर्ट में लिख भी दूं और सामने वाले को पूरा पूरा समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो वहां से प्रोसेस चला जो आखिर रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाए। तो आइए इसको पहले हम भाषा में लिख दे, फिर मैं आपको समझाऊं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु, क्या लिखेंगे? परमाणु को संक्षेप, या आप लिख सकते हैं संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से लिखना। क्या लिखेंगे? लिखना। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पूरा पूरा दिखाई दे। देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु। देखिए परमाणु एक प्रकार का पदार्थ होता है। प्रकार का क्या? परमाणु पदार्थ ही होता है। ध्यान में रखिए इस चीज को।
तो पदार्थ भी आप लिख सकते हो। भाग लेने वाले परमाणुओं को संक्षेप में, कैसे संक्षेप में, या संक्षेप में कैसे लिखेंगे, शॉर्ट टर्म में, सूत्र के माध्यम से, संकेत के सिंबल के माध्यम से। तो संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से लिखना, या यहां पे आप लिख सकते हो व्यक्त करने की क्रिया, है ना, क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया, या है ना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर, सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर सोडियम क्लोरेट या सोडियम क्लोराइड NaCl का निर्माण करती है। किसका, NaCl का। अब मैं इसको लिखूं, जो सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड का निर्माण करती, तो एक लाइन ऐसे ही हो जाएगा। अब आप यूं इसको संक्षेप में लिख दिए, तो ये सोडियम का सिंबल है, ये क्लोरीन का सिंबल है, और जैसे ही है ना हमने यहाँ पे NaCl लिखा, ये भी क्या है, सोडियम क्लोराइड का सिंबल है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, रासायनिक समीकरण। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, उसको जब आप संकेत या सूत्र के माध्यम से लिखोगे तो उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक है। और इसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ हैं उसको लिखा जाता है। तो उसको लिखने की जो क्रिया होती है, और है ना, या जो आप कहें जो इक्वेशन प्राप्त होता है, उसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण, अर्थात केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। आज जो मैंने आपको ये जो अभी है ना, जितना भी मैंने आपको पीछे पढ़ाया, ये ऑल टू ऑल इस चैप्टर में जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा उसमें ये मदद करने वाला है। मतलब ऐसा समझो, जो आगे हम लड़ाई लड़ने वाले हैं उसके लिए मैंने आपको आज ब्रह्मास्त्र दिया। क्या दिया, ब्रह्मास्त्र दिया। अब इसको बस चलाना है, मंत्र फूकना है और यूं चलाना है। ये चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा वो हर टॉपिक्स में आपको बताऊंगा, ताकि बिहार बोर्ड्स, यूपी बोर्ड्स या झारखंड बोर्ड जो भी NCERT को फॉलो करते होंगे, उससे एक भी क्वेश्चन आपको बच के नहीं जाएगा। केमिस्ट्री एकदम आसान में कर दूंगा आपके लिए, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।